है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। टाइफाइड फीवर कैसे होता है, किस तरह के बैक्टीरिया पैरासाइट से होता है और इसका इलाज क्या है, डायग्नोसिस क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है। तो यह जो टाइफाइड फीवर आता है इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला, इसका क्या है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वह साल्मोनेला है और यह एक बैक्टीरिया का प्रकार है, बेसिलाई का प्रकार है जो हमारे शरीर में इंटर करने के बाद डिजीज उत्पन्न करता है। तो टाइफाइड फीवर जो होता है या 4 तरह के साल्मोनेला पाए जाते हैं। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पाराटाइफी, साल्मोनेला बोटुलिज्म, ऐसे करके साल्मोनेला का एक प्रजाति होता है जिससे टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी मरियम, तो साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पाराटाइफी से टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर आजकल बहुत ही आम बीमारी है, यह घर घर में देखा गया है और इसके विषय में बहुत सुनने को मिलता है। आजकल क्या है कि किसी को भी अगर 1 दिन 2 दिन या एक टाइम भी बुखार हुआ तो लोग बोलते हैं टाइफाइड फीवर हो गया है, तो बहुत लोग इसका जांच कराते हैं। या बहुत लोग क्या होता है कि ऐसे ही अनवांटेड ही उसका इलाज स्टार्ट करा देते हैं। यदि वायरल फीवर भी डेवलप किया हुआ है या फिर इन्फ्लुएंजा भी 1 दिन का है तो वह टाइफाइड के नाम पे उसका इलाज किया जाता है और हाई डोज में एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, किस तरह के फीवर को हम लोग टाइफाइड समझेंगे, यह जानना बहुत ही जरूरी है ताकि हम सही बीमारी का सही इलाज करवा सके या कर सके, इसको जानना जरूरी है। एक बार फिर यह आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम में जो आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति सतर्क किया जा रहा है, बीमारी का सिम्टम बताया जा रहा है, उनसे बचने के उपाय बताया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि यदि आपको कोई भी बीमारी हो रहा है तो उसको आप पहचान कैसे सकते हैं कि वह भयानक बीमारी है, साधारण बीमारी है या किस तरह का बीमारी है। तो अब हम फिर से अब पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। टाइफाइड जो क्या होता है, कितना तरह का बीमारी पैदा करता है। तो टाइफाइड का जो प्रजाति होता है साल्मोनेला, और साल्मोनेला हमारे शरीर में टाइफाइड फीवर और पाराटाइफाइड फीवर प्रोड्यूस करता है। साथ ही कुछ कुछ कंडीशन में या बैक्टीरिया भी, मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया, और वैसे ही ब्लड में यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो वह बैक्टीरिया कहलाता है। तो यह सब बीमारी उत्पन्न करता है। अब पहचानेंगे किसी को कैसे टाइफाइड फीवर है। यदि किसी को ज़्यादा दिन से बुखार है, माथा में दर्द है, उसके पेट में गैस है, उसका पेट फूला हुआ है, वह मरीज बेचैन है, उसका WBC काउंट ल्यूकोपेनिया डेवलप कर रहा है, ब्रेडिकार्डिया सिम्टम डेवलप कर रहा है, हार्ट रेट शुरुआती अवस्था में, स्प्लीनोमेगाली है यानी स्प्लीन बढ़ गया है, तो यह सब हम लोग यह सब सिम्टम के द्वारा गेस कर सकते हैं कि टाइफाइड है। आगे के वीडियो में हम लोग मतलब विस्तृत रूप से जानेंगे कि टाइफाइड जो होता है वह शरीर में क्या क्या प्रतिक्रिया होता है, पूरा सिम्टम क्या है, शरीर में किस वीक्स में कैसे यह शरीर में इंटर करता है और क्या क्या बीमारी पैदा करता है और किस किस अंग को इफेक्ट करता है और इसका इलाज क्या है, इसका निदान क्या है, इसकी जांच कैसे कराएंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर क्या होता है, यह सारी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस रूप से विस्तृत रूप से हम बात करेंगे। वैसे जैसे पहले की बताए हुए हैं, जितना भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है या जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन फीकल ओरल रूट के द्वारा फैलते हैं। यहाँ पे भी हम एक बार फिर कहेंगे जो टाइफाइड फीवर है वह हमारे शरीर में कैसे आ जाता है, ऐसे ही उड़ के नहीं आ जाता है, न एक दूसरे से बात करने से आता है। इसका भी रूट क्या है, तो फीकल ओरल रूट ही है F5। एक बार बताए थे कि कोई भी पैरासाइट या कोई भी बीमारी हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसका 5 ही रूट होता है F5। हमने मेडिकल में एक कोड बनाया है, बीमारी को हमारे अंदर प्रोड्यूस करने का एक रास्ता बनाया है। वो 5 रास्ते से ही बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, उसका बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। सामान्यतः बीमारियों में, कुछ कुछ बीमारियों में, सारे बीमारियों में नहीं। तो टाइफाइड जो होता है, जो F5 होता है इसमें, उसमें एक F से होगा 4, यानी हम दूषित खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना जिसमें पहले से टाइफाइड का बैक्टीरिया या बेसिलाई तरह का इन्फेक्शन है, टाइफाइड का परजीवी उसमें आके अगर पड़ा हुआ है उस खाना में, और उस खाना को यदि हम खाते हैं और वह खाना हमारे पेट में जाता है तो हमको टाइफाइड फीवर हो सकता है। यानी कि हम लोग रोड पर चाट, समोसा, पकौड़ी जो सब भी खा रहे हैं, खुला में जो खाना रखा हुआ है,
यदि उस धूल कण से उड़कर किसी भी माध्यम से उस खाना में यदि टाइफाइड का कीड़ा है, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, तो वह बैक्टीरिया हमारे मुंह के रास्ता जाएगा। हम खाना जब खाएंगे तो जब पेट में जाएगा तो वह बीमारी पैदा करेगा। तो एक हो गया फूड, दूसरा हो गया फ्लूइड। फ्लूइड मतलब पानी। पानी भी यदि हम दूषित पानी का सेवन करते हैं तब भी हमको बीमारी टाइफाइड होगा। तो ऐसा दूषित पानी मतलब किसी पानी में यदि टाइफाइड का बैक्टीरिया का है पार्ट और जो हमको डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है तो उससे भी होगा। तीसरा क्या हो गया कि फीसेस, यानी कि जो कहीं से भी हमको टाइफाइड हुआ है, हमने अपना स्टूल किया और वह स्टूल किसी भी रास्ता से उड़ के या फिर किसी मक्खी के द्वारा किसी के द्वारा खाना को या पीने वाले पानी को दूषित किया गया, वह हमारे मुंह के द्वारा मतलब इनहेल किया गया, तो उसमें भी टाइफाइड हो सकता है। यानी कि फ्लूइड, फिशेस और फूड और फ्लाई और फिंगर, मतलब कि मक्खी भी जो स्प्रेड कर रही है बीमारी, उससे भी वह भी ला के स्प्रेड करेगी। और फिंगर, यदि हमारे कोई भी पार्टिकल छूते हैं, कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल छूते हैं जहाँ पे टाइफाइड का बैक्टीरिया है और हमारे हाथ में चिपक गया है, यदि हम हैंड वॉश नहीं करते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं या नाखून चबाते हैं, तो इससे ऐसे कंडीशन में हमको टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में, हमारे मुंह के रास्ता, आप जान लीजिए टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वह पहले मुंह के रास्ते इंटेस्टाइन में जाएगा। जितना भी इंटेस्टाइन के बाद उसका फिर लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा, वहाँ पे उसका एक लाइफ, सबके जीवन का लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने का लाइफ साइकिल होगा। और वहाँ के बाद वह जाके कैसे कैसे किस अंग में प्रवेश करेगा हम आगे बताएंगे, और वहाँ से वह बीमारी पैदा करेगा। तो अब इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसका, जैसे हम कोई भी चीज़ हमारे शरीर में इन किया तो हम आज खाए तो हमको अभी बीमारी नहीं होगा। हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब हम उसके संपर्क में आए तो आने के कितने दिन बाद वो हमको बीमार करेगा, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है जिसको हमने F5 के रास्ता से अपने अंदर इनहेल लिया है, चाहे वह रास्ता खाना का हो, पानी का हो, या फिर उंगली चिबाने का हो, या फिर मधुमक्खी के द्वारा आया हो, या फिर फीसेस के द्वारा आया हो, तो यदि हमारे शरीर में जाएगा तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 14 दिन बाद, हमको 5 से 14 दिन के भीतर में उसका सिम्टम हमारे शरीर में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जानना जरूरी है। अब आज बुखार होता है तो इसका मतलब नहीं है कि हम आज या कल हमको कोई दिक्कत हुआ है। 5 दिन पहले उसका बैक्टीरिया मेरे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 6 दिन पहले हमारे शरीर में आया है, और हमारे शरीर में जितना भी हमारा प्रोटेक्शन ऑर्गन्स है, जैसे आपको ल्यूकोसाइट में पाया जाता है न्यूट्रोफिल, यह सब उससे फाइट किया है। हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी है वह उससे फाइट किया है, और वह फाइट करने के बाद परास्त हो चुका है, तो वह इन्फेक्शन हमारे शरीर में लग गया है। और जैसे वह इन्फेक्शन शरीर में और ब्लड में, सारे ऑर्गन्स में अपीयर होगा, तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे हमको फीवर होता है। फीवर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसके इन्फेक्शन से, उसके इन्फ्लामेशन के चलते जब ब्लड का फिजियोलॉजिकल गड़बड़ाएगा, उसका पीएच गड़बड़ाएगा, तो ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फीवर इज नॉट ए डिजीज, हम बार बार कहते हैं, फीवर एंड पेन इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए ओनली साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक अलार्म है, एक संकेत है जो आपको आगाह करता है कि कोई ना कोई बड़ा इन्फेक्शन, कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में घुस गया है, आपके ब्लड में वह कीड़ा दौड़ रहा है। आप सतर्क हो जाओ, उसका खोज करो और उसको मार दो, नहीं तो वह तुमको बर्बाद कर देगा। फीवर हुआ तो क्या किया, आपको अलार्म बजा दिया कि ए भाई सुनो इधर, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे चुपचाप तुम्हारे शरीर में घुस गया है, अब तुम उसको खोज के उसको मारो, नहीं तो तुमको मार देगा। तो फ्री का एक बॉडीगार्ड है, ब्लड का बहुत सारा काम है, ब्लड ही संकेत दिया तुमको, ब्लड ही ऑक्सीजन कैरी कराया, ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स कैरी कराया, ब्लड ही सारा काम किया। ब्लड भी तुमको सिग्नल भी दे रहा है, बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वही सिग्नल दे रहा है कि भाई कुछ ना कुछ हो गया है, आप निश्चिंत से सोए पड़े नहीं रहिए, आप में घुस चुका है, आपका उपाय हो रहा है, आप उसका उपाय कीजिए, नहीं तो आपका उपाय हो जाएगा। तो टेम्परेचर तभी इंक्रीज करता है। अब पैथोजेनिसिटी मतलब कि वह पैथो शरीर में कोई भी, जैसे टाइफाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसेगा तो कैसे घुसेगा और कैसे बीमार करेगा, उसी को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब कि वह बीमारी जब हमारे शरीर में आया, हमको कैसे हमको बीमार किया, कैसे पैथोलॉजी मतलब कि बीमारी का पता लगाना। तो बीमारी का कैसे हुआ, तो सबसे पहले कि जो हमारा
टाइफाइड का बैक्टीरिया है वह हमारे मुंह के द्वारा, खाना के द्वारा हमारे शरीर में चला गया, हमारे पेट में सबसे पहले गया। तो पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल पाया जाता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को मारता है बाइल, लेकिन यह जो है टाइफाइड के बैक्टीरिया को, हमारा गैस्ट्रिक जूस है या जो भी चीज है, यह टाइफाइड के बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है। नहीं मार पाने के फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ ही दिन में वह क्या होता है कि स्टोमक से कहां पहुंच जाता है? इंटेस्टाइन के पास। आगे बढ़ेगा ना, हम नीचे गेट पर घुसेंगे तो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ेंगे, सीढ़ी से गेट में घुसेंगे, गेट से क्लास में घुसेंगे। तो जब वो मुंह में घुस गया है तो कुछ ना कुछ कमाल करेगा। हमारा इम्यूनिटी पहले से मजबूत है, हमने टाइफाइड का वैक्सीन लिया है, हमको पहले से टाइफाइड हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करेगा। लेकिन 5 आदमी में 4 आदमी, 1 आदमी, 2 आदमी को करेगा। तो यह चीज है। तो हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक से इंटेस्टाइन में चला गया। जब इंटेस्टाइन में जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वहां पे अपना सोचता है कि हम आ गए हैं तो यहाँ पे हवा पानी बनाए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो लोग हमको देखेगा, कैसे जाने कैसे, हम अपना दिखाएंगे ना भाई कि मैं भी आ चुका हूँ। तो वैसे ही जब बैक्टीरिया घुसा तो वो अपना हवा पानी बनाया, क्या भाई हम आ गए हैं तो कुछ ना कुछ बिना केले कैसे जाएंगे, हमको तो अपना काम जो है वो करके जाना है। तो उसके बाद पहुंच जाता है स्प्लीन में। कहा जाता है? स्प्लीन। और स्प्लीन में जाता है। अब इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच गया? सब एक दूसरे से जुड़ा है, जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब का एक दूसरे से डक के थ्रू रास्ता है। तो वह स्प्लीन में गया। स्प्लीन में क्या होता है कि डेड आरबीसी डेड आता है और ब्लड उसमें भी सर्कुलेट करता है, कैरी करता है। ब्लडवा का काम करता है, सब लोग का ऐसे मिलता जुलता रहता है। नारद मुनि है, उस सब किसी का हाल चाल लेते रहता है, सबको देते रहता है। तुमको क्या चाहिए? पानी चाहिए, लो पियो। तुमको खाना चाहिए, लो खाना पियो। तुमको क्या देना है? लो हम लेके जा रहे हैं। तो ब्लड जाता है तो सबको ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिशन देगा, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट का निकला हुआ है, जो CO2 निकला है और वेस्ट प्रोडक्ट, सबको फिर बाहर लाके अपने जगह जगह देगा। यानी सारा नचा यही रहा है। तो जब अच्छा काम के लिए नचा रहा है तो बुरा काम को भी यही फैलाएगा। तो जब बैक्टीरिया स्प्लीन के पास पहुंचता है तो क्या करता है, यह ब्लड में मिल जाता है। अब देखिए, जैसे वो ब्लड में मिला तो वह ब्लड वाला क्या हो गया है, वह टाइफाइड से बैक्टीरिया युक्त ब्लड हो गया, पूरा बैक्टीरियमिया में डेवलप कर गया। यानी कि ब्लड में क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बैक्टीरियमिया। अब जैसे बैक्टीरियमिया हुआ, क्या किया कि अब कौन ऐसा पार्ट है जो बचा है जहां पे टाइफाइड का नहीं गया है? ब्रेन में चला गया, स्प्लीन में चला गया, लीवर में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, हड्डी में चला गया, हार्ट में चला गया। अब जहां जहां जाएगा तो कुछ कुछ ऑर्गन में इफेक्ट करेगा और वहां पर डिजीज प्रोड्यूस करेगा। यानी एक जगह नहीं घुसा, उस सारा जगह घुस गया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वही हाल किया कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैंने घुसा नहीं, वह घुसा। और कहाँ कहाँ पे ज्यादा मारक पैदा करता है तो वह क्या होता है कि उसके बाद फिर क्या करता है, जब ब्लड से घुस जाएगा तो फिर वहां से क्या आएगा, सबसे पहले बाइल से होते हुए वह फिर इंटेस्टाइन में आएगा, और इंटेस्टाइन से आके वहां पे फिर वह लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, गॉल ब्लैडर में, मसल्स में वहां जाएगा और वहां अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा। जहां पे लहेगा तहां लहेगा। जो ऑर्गन उसको बीमारी करना होगा करेगा, जो मजबूत होगा, जो छाट देगा, जो बरियार पड़ेगा उससे धीरे से खसक जाएगा। अब मेरे पास कोई आया तो हमसे बरियार है तो हमको हाथ के चला जाएगा, हमसे अगर कमजोर है तो आया है तो देखा कि 2 चाटी पिटार है, वो धीरे से खसक जाएगा। भाई चलो यहाँ पर तो ठोकाई का पूरा व्यवस्था है, तो धीरे से यहाँ से फुट को, ताकि तो हमरों से 20 है। हाँ, तो वही चीज है। तो अब देखिए, जब इतना चीज हो गया तो अब हम जानेंगे जब बैक्टीरिया घुसा तो फर्स्ट वीक में हमारे शरीर में क्या प्रभाव करेगा। अब इसका सिम्टम समझेंगे। पहले का सप्ताह में क्या सिम्टम आएगा, दूसरा का सप्ताह में क्या सिम्टम आएगा, तीसरा का सप्ताह में क्या सिस्टम आएगा, चौथा सप्ताह में क्या सिम्टम आएगा। आजकल पहले होता था जब एंटीबायोटिक का यूज धड़ल्ले से नहीं होता था तब मरीज जाता था तीसरा चौथा अवस्था तक मर भी जाता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ तक पहले का दिन बुखार लागल ना कि उसी दिन से एंटीबायोटिक स्टार्ट। तो टाइफाइड है कि कोई चीज है तो दवाइया तो वही है, एंटीबायोटिक ही चलेगा। तो टाइफाइड तो सबको निकाल देता है, और टाइफाइड का दवाइया सब वही है। एगो इंजेक्शन जान गया है, वही इंजेक्शन डालते रहो।
तो खैर हम लोग उसको पढ़ेंगे, टाइफाइड जब पढ़ रहे हैं तो हमको उस सबसे नहीं मतलब है, हमको वीकली जो उसका सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होगा। तो फर्स्ट सप्ताह में आएगा तो क्या होगा कि हमारा शरीर का टेम्परेचर जैसे ब्लड में आया जाएगा, जब कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन ब्लड में आता है तो इन्फेक्शन सबसे पहले ब्लड में करता है, यानी सेप्टिसीमिया होगा। और सेप्टिसीमिया होने से क्या होगा, यानी ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो ब्लड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर होगा, यानी कि दूसरा वर्ड में, सिंपल सा वर्ड में, मरीज को बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टाइफाइड का जो बुखार आएगा वह आज आया अगर शाम को 99 डिग्री तो सवेरे आएगा 100 डिग्री, तो फिर शाम को आएगा तो 102 डिग्री, फिर सवेरे 101 डिग्री। माने सीढ़ी के पर सीढ़ी कैसे रहता है, सीढ़ी ऐसे कैसे रहता है, सीढ़ी ऐसे रहा ना, सीढ़ी यानी स्टेप वाइज। हाँ, यानी सीढ़ी जैसे चढ़ता है तो सीढ़ी के ऐसा लेटर्न थर्ड टर्न पे, मतलब कि सवेरे 2 डिग्री बढ़ जाएगा, शाम को 1 डिग्री घट जाएगा, लेकिन फीवर हाइयर रहेगा, फीवर लो नहीं रहेगा और रेगुलर फीवर रहेगा। टाइफाइड का सिम्टम, इसलिए हम लोग टाइफाइड के पेशेंट को चार्ट बनाते हैं, टेम्परेचर चार्ट। और चार्ट बना के उसका ग्राफ बनाएंगे, यदि ग्राफ पे सीढ़ी का फोटो आएगा, माने हेतरे आया, हेतरे 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 बढ़ते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो टाइफाइड फीवर हो सकता है। लेकिन आजकल इतना दवा है, एंटीबायोटिक है कि वो नौबत नहीं आता है। लोग पहले ही कमी फैला हुआ है, एनालिसिस 3 बार चला दिया था, क्या रिकॉर्डिंग आएगा। लेकिन हम आपको एवरेज बता रहे हैं कि सिम्टम जो है टाइफाइड का मेन सिम्टम क्या है कि स्टेप बाई पैटर्न पे उसका बुखार चढ़ेगा। अब बुखार सब जो होता है वह क्या हो जाएगा, बुखार वह सुबह का बुखार क्या होगा 1 डिग्री कम होगा, शाम को तेज बुखार चलेगा, शाम का बुखार 2 डिग्री हाई होगा। और उस पेशेंट को माथा में दर्द होगा, माथा में दर्द होगा तो फ्रंटल एरिया में, फ्रंटल भाग में ज़्यादा माथा में दर्द रहेगा। मरीज को नोजिया टेंडेंसी है, मरीज का जी मिचलाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी है और सारे ऑर्गन्स में भी गया हुआ है, ब्रेन में भी गया है। पेशेंट को लेसीट्यूट होगा, बहुत आलस महसूस होगा, मेलाइज होगा, बेचैनी होगा, लूज मोशन हो, सेकेंड वीक में डेवलप करता है, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, खांसी होगा, गला में खसखसाहट रहेगा, वोमिटिंग आएगा। और बच्चा में देखा गया है कि बच्चा में क्या होगा कि नाक से ब्लड आ सकता है, एपिस्टेटिक्स डेवलप करता है तो नाक से ब्लड आ सकता है। तो अब टाइफाइड वाला पेशेंट का जो फर्स्ट वीक में सिम्टम हो गया, और उसका जीभ पर देखोगे तो जीभ उसका कोटेड होगा, परत जमा होगा, रेड मार्जिंग होगा, और उसके स्प्लीन जो है, स्प्लीन पल्पेबल होगा। पहला सप्ताह के लास्ट स्टेज में 6वां-7वां दिन उसका स्प्लीन चेक करोगे तो स्प्लीन पल्पेबल होगा। और बॉडी में रैश, जब पहला सप्ताह बीतेगा तो बॉडी में जगह जगह रेड रैश, खास करके एब्डोमेन में हल्का हल्का गुलाब के रेड रैश, रोज रैश, गुलाब के ऐसा रेड ऐसा रैश आने लगेगा। तो ये सब पहले देखने को मिलता था, लेकिन अभी इतना एंटीबायोटिक का यूज है कि पहले के दिन गाँव देहात में दवा का दुकान है, सब दवाई हाई एंटीबायोटिक दवाई, इसमें डेक्सोना एंटीबायोटिक का पेन स्टार्ट कर देता है, जिससे आजकल तो सिम्टम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा गाइडलाइन है कि जिसको ऐसा है वैसे है। एक चीज समझ लीजिए, कितना ही खराब चीज है कि टाइफाइड का इलाज नहीं हुआ तो हड्डी फड्डी छेद के उतरी सब फाड़ देगा, वो हम आगे बताएंगे आपको। अब जो सेकेंड वीक में क्या होगा, सेकेंड वीक में भी मतलब कि यदि फर्स्ट वीक में मरीज इलाज नहीं कराया तो सेकेंड वीक में क्या होगा, उसका बुखार हमेशा रहेगा और माथा दर्द कम हो जाएगा। लेकिन वह लगातार बीमार रहने से, लगातार बुखार हाई रहने से उसका क्या होगा, मेंटली उसका डल हो जाएगा, मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा। मतलब कि उसका रहेगा माथा डल्ड है, चलेगा तो लगेगा इधर उधर देह भाग रहा है, कमजोर पेशेंट बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, उसको खड़ा होगा तो गोड़ हाथ कांपेगा, बोल रहा है कि चक्कर आ रहा है, तो खांसी रहेगा। अब देखिए 1 सप्ताह में ज़्यादा खांसी रहेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, चेस्ट इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाएगा, पेशेंट को धीरे धीरे ब्रोंकाइटिस, ट्रैकाइटिस, मतलब कि ट्रेकिया में इन्फेक्शन हो गया तो ट्रैकाइटिस हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन ब्रोंकस है तो ब्रोंकाइटिस डेवलप करेगा, तो इस सब लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसी उसका तेज हो जाएगा। और ट्रंक इसमें क्या है, उसमें ट्रंक कोटेड था, इसमें ट्रंक जीभ जो है ड्राई रहेगा, जीभ निकालेगा तो लगेगा सूखा सूखा उसका जीभ है। और उसमें ब्रेडिकार्डिया फर्स्ट वीक में डेवलप किया था, इसमें क्या करेगा, ट्रेकिकार्डिया डेवलप हो जाएगा, इसमें हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, वीकनेस, बीपी कम हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट बहुत कमजोर हो जाएगा। और सेकेंड वीक में क्या देखिएगा कि स्प्लीन जो है, स्प्लीनोमेगाली डेवलप कर जाएगा, यानी कि उसका जो बैक्टीरिया स्प्लीन में गया है वह स्प्लीन का साइज बढ़ा देगा, 3 से 4 सेंटीमीटर स्प्लीन जो है उसका वह बड़ा हो जाएगा। स्प्लीन बड़ा हो गया, लीवर
में भी थोड़ा सा लीवर पल्पेबल होगा, लीवर में भी इन्फेक्शन करेगा, लीवर पे यहाँ पे लीवर को देखिएगा तो लीवर पल्पेबल, लीवर कहाँ होता है, राइट हाइपोकोंडियम में, स्प्लीन इधर होता है। तो यह सब चीज़ जानना जरूरी है। लंग्स में ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकोनिमोनिया डेवलप करेगा। और न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में क्या डिस्टर्ब करेगा, तो कोमा डेलूरियम, मतलब कि चित्त भ्रमण, और कभी कभी कोमा में डेवलप हो जाएगा। पेशेंट ज़्यादा वीक रहने से, ज़्यादा सीक रहने से, अगर इलाज नहीं, नो ट्रीटेड पेशेंट में ये सब होगा, जिसका कोई इलाज नहीं स्टार्ट हुआ, केवल वो पेन किलर खाया, चाहे अपना ही मन से सोशियोलॉजी करके घर पर लगा देखते हैं, 2 दिन और देखते हैं, 4 दिन और देखते हैं, तो कोमा हो सकता है। कल हम बताए थे वीडियो में महेश बाबू कि कोमा और अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या अंतर है। तो कोमा और अनकॉन्शियस पेशेंट का भी इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा। कोमा में आ रहा है पेशेंट, अगर फेंट हो रहा है तो क्या है, कोमा है कि अनकॉन्शियस है। अब देखिए 3rd और 4th के वीक्स का जो कंडीशन आता है आजकल के समय में नहीं आता है, लेकिन पहले आता था। चाहे कोई भी, अगर अभी भी कोई ऐसा पेशेंट है जो इलाज नहीं कराया 1-2 सप्ताह तक, तो तीसरा सप्ताह में जो है उसको कोमा डेवलप कर सकता है। 3rd और 4th वीक्स जो है वह बहुत ही डेंजरस वीक होता है और पेशेंट का स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाता है। तो आजकल 3rd और 4th स्टेज का इस वीक का नौबत नहीं आता। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन एक वर्ड आया कि ऐसा चीज, ऐसा बीमारी, ऐसा प्रोसीजर जब हम उस चीज का इलाज कर रहे हैं या वह बीमारी हमको हुआ है और उस बीमारी के चलते हमको दूसरा बीमारी होने का चांस या हो गया है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन टाइफाइड का क्या क्या हो सकता है। टाइफाइड होगा, यदि टाइफाइड सही तरीके से ठीक नहीं होगा तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। तो यह कॉम्प्लिकेशन जब एराइज होता है वो 30% अनट्रीटेड केसेस में, मतलब कि 30% ऐसा मरीज है जो इलाज नहीं कराया है, उस तरह के मरीज में यह कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला गया है। अगर जब टाइफाइड अनट्रीटेड होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, तो पेट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। पेट में बुखार से स्टार्ट हुआ, अब पेट में क्या क्या बीमारी पैदा कर सकता है। तो एलिमेंट्री सिस्टम में क्या करेगा, तो परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, यानी कि अतड़िया में छेद हो जाएगा। इसका जो बैक्टीरिया है वह अतड़िया को जाके कुतर कुतर कर देगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। किसी को कुछ नहीं हो रहा है, बुखार पहले 2 सप्ताह पहले हुआ था, पेट में खाली गैस फर रहा है, पेट फूला हुआ है, मालूम चले कि उसका 2 सप्ताह बाद अतड़ी में छेद हो गया, तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म टाइफाइड रहा होगा। तो अतड़िया में क्या किया, छेद कर दिया, परफोरेशन कर दिया। और उसके बाद क्या किया कि पेरिटोनाइटिस, जैसे लंग्स का कवरिंग पुलरा करता है, हार्ट का कवरिंग पेरिकार्डियम करता है, वैसे ही एब्डोमेन का कवरिंग पेरिटोनियम करता है। पेरिटोनियम के नीचे ही सारा ऑर्गन होता है। तो पेरिटोनाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम, जो कवरिंग कर रहा है उसमें इन्फेक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियम। तो वहां पे क्या होता है, पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, और कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, मतलब कि पीत के थैली में भी जीबी से आया, बताया कि उसके आने का रास्ता क्या है, जीबी से होते हुए आता है, तो जीबी में भी इन्फेक्शन करेगा, उसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, कोलेसिस्टाइटिस, यानी कि एब्डोमेन में यह इतना कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो वैसे ही लंग्स में भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, तो लंग्स में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया डेवलप कर सकता है। समझ में आ रहा है बात। और उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाओ, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या कर सकता है, तो हाइपोकार्डाइटिस, पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियोर, पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियोर कर सकता है, यानी कि जिसको जितना इजी समझ रहे थे क्या कि पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियोर कर दिया। अब नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में क्या क्या कर सकता है, तो ब्रेन में मेनिंजाइटिस कर सकता है। तो जैसे पेट का कवरिंग पेरिटोनियम करता है, वैसे ही ब्रेन का कवरिंग कौन करता है, तो मेनिंजेस करता है। और इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजेस में यदि इन्फेक्शन लग जाएगा तो वह मेनिंजाइटिस कहलाता है। और मेनिंजाइटिस 3 तरह का पाया जाता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है उसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड अनट्रीटेड हुआ, किसको पहले टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड से मेनिंजाइटिस होगा, तो ब्रेन का इन्फेक्शन है, तो जब मेनिंजाइटिस होगा तो क्या होगा, कोमा भी डेवलप होगा, हाई फीवर होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, तो यह सब डेवलप होगा।
अब और सब इसके साथ साथ क्या अंग में परिवर्तन कर सकता है, क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, तो थोड़ा पॉज करना। अब और अदर्स और इन्फेक्शन क्या क्या कर सकता है, तो ओस्टियोमाइलाइटिस यानी हड्डी में भी छेद कर सकता है, हड्डी का भी इन्फेक्शन कर सकता है। इतना खतरनाक है, इसे स्टार्ट किया कहाँ से आकर चला गया कहाँ। और उसके बाद क्या कर सकता है, ओटाइटिस मीडिया, एक कान का बीमारी होता है, कान के पर्दा में छेद हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वहाँ ओटाइटिस मीडिया डेवलप कर सकता है। और डेफनेस को, बहरापन, मरीज को बहरा कर सकता है। किडनी में इन्फेक्शन कर सकता है, किडनी का स्टोमोलस स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है तो नेफ्राइटिस कर सकता है। और पेशाब में जलन कर सकता है, छुकुर छुकुर धुक धुक पेशाब हल्का हल्का होता है, उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, तो सिस्टाइटिस कर सकता है, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन कर सकता है। और हेमोलाइटिक एनीमिया कर सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया जब पढ़ेगा तो एनीमिया का एक प्रकार है। तो इतना सभी कॉम्प्लिकेशन इसका हो सकता है यदि अनट्रीटेड केस हुआ तो। अब आप जाने क्या होता है टाइफाइड फीवर, इसका कौन कौन और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, यह शरीर को बीमार कैसे किया, यानी पैथोजेनिसिटी जाने, पैथोजेनिसिटी जाने, उसके बाद इसका सिम्टम जाने, फर्स्ट वीक में क्या सिम्टम आया, सेकेंड वीक में क्या सिम्टम आया, थर्ड वीक में क्या सिम्टम आया, फोर्थ वीक में क्या सिम्टम आया। अब उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी जानेंगे। अब जानना बाकी दो चीज़ रह गया, इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, कैसे पता लगाएंगे टाइफाइड फीवर है, और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज क्या करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए तो बहुत सारा प्रोसीजर है, लेकिन हमने एक कोडवर्ड इस्तेमाल किया है, बासु। बासु मतलब कि हमारे बासु का नाम सुने हैं, मैंने स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम नहीं याद है, मैंने बासु हमने कोडवर्ड किया है, BASU, BASU। बासु के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि टाइफाइड क्या क्या हो सकता है। जैसे बासु को किए तो वैसे ही टाइफाइड के इलाज को हमने 4th वीक में बांटा है। हमने बोला है कि फर्स्ट वीक में क्या सिम्टम आएगा, सेकेंड वीक में क्या सिम्टम आएगा, थर्ड वीक में क्या सिम्टम आएगा, और फोर्थ वीक में क्या सिम्टम आएगा। तो फर्स्ट वीक में जब हम चेक कराएंगे, आजकल क्या होता है लोग टाइफाइड का टेस्ट कराता है, तो पहले समझ लीजिए फिर हम बताएंगे। तो फर्स्ट वीक मेडिकल साइंस कहता है कि फर्स्ट वीक में जो बासु है, यानी फर्स्ट वीक में यदि आपको टाइफाइड का पता करना है तो ब्लड कल्चर से पता कर सकती हो, क्योंकि फर्स्ट वीक में जो जाता है टाइफाइड का बैक्टीरिया वो कहाँ घूमता है, ब्लड में कैरी करता है, उसको आप किसी दूसरे चीज से पता नहीं कर सकते हो। सेकेंड वीक में क्या करेंगे, ए से मतलब एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम एंटीबॉडीज, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन कराते हैं। जैसे कैसे ब्लड का ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे तो ब्लड ग्रुप और एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन करा रहे थे, तो वैसे ही विडाल टाइफाइड विडाल टेस्ट सबसे कॉमन है आजकल। तो विडाल टेस्ट करते हैं, तो विडाल टेस्ट में क्या होता है कि एंटीजन होता है विडाल टेस्ट, और एंटीबॉडी हम अपने शरीर से निकाल कर डालते हैं कि उस दोनों में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। अगर एग्लूटिनेशन हो गया, यदि फट गया तो टाइफाइड पॉजिटिव है, नहीं फटा तो नहीं निगेटिव है, तो उसमें भी टाइट्रेशन होता है, कितना मात्रा में है उसका अलग मेथड है। तो अब क्या होता है, किसी हम आजकल कंडीशन में देख रहे हैं कि हमको पहले दिन बुखार हुआ, अब पहले ही दिन टाइफाइड पॉजिटिव आ जा रहा है, लेकिन 100% रॉन्ग रिजल्ट है, क्योंकि मेडिकल साइंस बोल रहा है कि सेकेंड वीक में टाइफाइड पॉजिटिव आएगा। एग्लूटिनेशन टेस्ट फर्स्ट वीक में कराना है तो आप ब्लड कल्चर कराओ, यदि फर्स्ट वीक में आप एग्लूटिनेशन टेस्ट कराओगे तो उसमें निगेटिव आएगा। सबसे पहले फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, लेकिन ब्लड कल्चर एक महंगा टेस्ट है और वह माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में होता है, और छोटे छोटे जगहों पे उसकी अवेलेबल नहीं है। मोस्ट कॉमन है कि मतलब कि विडाल टेस्ट लोग कराता है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट इकोनॉमिक है, सस्ता भी पड़ता है और कम समय भी हो जाता है, तो इसलिए मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराते हैं, लेकिन वो सेकेंड वीक में कराना है। तो फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर कराना है, सेकेंड वीक में विडाल टेस्ट कराना है। एग्लूटिनेशन टेस्ट ए से एग्लूटिनेशन टेस्ट, और एस से स्टूल कल्चर, और यू से यूरिन कल्चर। यानी थर्ड वीक में चला जाएगा तो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, स्टूल कल्चर कराएंगे। स्टूल कल्चर कराएंगे तो कल्चर में हमको साल्मोनेला ग्रोथ करेगा, बढ़िया लैब वाला होगा तो देगा साल्मोनेला है, और उसमें यह मतलब कि साल्मोनेला जब निकल जाएगा, कल्चर में क्या करते हैं कि हम जो भी बैक्टीरिया का पता लगाना रहता है, उसको हम लोग एक प्लेट खाना देते हैं। जैसे कैसे हम लोग मछली फंसाने के लिए उसको चारा देते हैं, और फिर जब मछली आ जाता है या कोई भी ऐसा चीज़ आ जाता है उसको फंसा के रख लेते हैं, तो वैसे ही हम लोग एक ब्लड कल्चर जो करते हैं, तो ब्लड अगर देते हैं, यानी बैक्टीरिया मैंने कल्चर ग्रोथ कराते हैं, तो कल्चर अगर हम देते हैं
और उसमें हम लोग अपना जो स्टूल या यूरिन जो कल्चर या पॉस जो भी कल्चर कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा मात्रा में उस ब्लड का जो न्यूट्रिएंट है जो खाना है वहाँ पे लगा देते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करता है उस खाना पे ग्रोथ तेजी से करता है। और जब तेजी से ग्रोथ कर जाएगा, 48 घंटा का समय लगता है, तो 24 घंटा ग्रोथ करने के लिए समय देते हैं। तो 24 घंटा में जितना बैक्टीरिया को ग्रोथ करना है वो ग्रोथ कर जाता है, और 24 घंटा बाद उस पर हम लोग एंटीबायोटिक का डिस्क लगाते हैं कि कौन एंटीबायोटिक से पूरा क्लीन हुआ। तो उसमें हम 5, 10, 15 प्रकार का जो भी एंटीबायोटिक है वो लैब वाला लगा देता है, और वह रिपोर्ट देता है, एक एक्यूरेट रिपोर्ट देता है कि आपका किस एंटीबायोटिक से वह बैक्टीरिया पूरा किल हुआ। तो जिससे पूरा किल होगा उसको 4+ देगा, जिससे थोड़ा सा कम किल हुआ उसको 3+। तो कल्चर के रिपोर्ट से हम लोग ट्रीटमेंट करने में आसान हो जाता है कि वही एंटीबायोटिक चलाएंगे तो 100% उस बैक्टीरिया पे काम करेगा। इसे तो अंदाज से चला रहे हैं। बहुत सारा एंटीबायोटिक है जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी होता है, कुछ कुछ ऐसा एंटीबायोटिक है जो दीजिएगा उसको फीवर ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस पर उस बैक्टीरिया पे वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। जरूरी नहीं है कि हम 5 को नशा का दवा खाते हैं तो हम पर काम करें, हम हाउ दवाई खाते हैं तो हम पर काम करें। रेजिस्टेंस जैसा शरीर का होगा, बॉडी का जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो कल्चर से भी पता लगा लेते हैं कि उसका सेंसिटिव टेस्ट जो कितना 3+ है, 2+ है, 1+ है, कि रेजिस्टेंस है, कोई एंटीबायोटिक कौन एंटीबायोटिक काम कर रहा है। तो 3rd वीक में हम लोग जो है स्टूल कल्चर, और 4th वीक में हम लोग यूरिन कल्चर कराते हैं। उसके बाद हम लोग CBC भी कराते हैं, ब्लड का पिक्चर भी देखते हैं। यदि ज़्यादा दिन से उसको 2-3 सप्ताह से पेट में दर्द है, पेट फूल रहा है बुखार के बाद, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम लोग उसमें आपको अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा के देखेंगे कि लीवर तो इनलार्ज नहीं है, स्प्लीन तो इनलार्ज नहीं है, स्प्लीनोमेगाली तो डेवलप नहीं किया, लीवर में हेपेटोमेगाली तो नहीं डेवलप किया है, या फिर परफोरेशन इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो डेवलप नहीं कर रहा है, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं डेवलप कर रहा है। लिको ब्लड पिक्चर देखेंगे कि सेप्टिसीमिया, ब्लड कल्चर करा के देखेंगे, या फिर ब्लड में देखेंगे हम लोग कि ब्लड पिक्चर कैसा है, एनीमिया में तो पेशेंट नहीं जा रहा है, टोटल काउंट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है कि लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, कि यह सब चीज़ हम लोग कराते हैं। तो ये सब करा के हम लोग बीमारी का डायग्नोस कर सकते हैं। अब रहा ट्रीटमेंट, लास्ट वर्ड में हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो चूंकि यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो इसमें हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है एंटी प्लस बायोटिक। बायोटिक मतलब होता है बैक्टीरिया, और एंटी मतलब कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वहीं करना है जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ है, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ किया है। लेकिन आजकल क्या है कि हर चीज़ में एंटीबायोटिक, वायरल सीजनल फीवर भी है तो एंटीबायोटिक, फंगल इन्फेक्शन हो गया है दिनाए तो उसमें भी एंटीबायोटिक। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया अलग होता है, फंगस अलग होता है, और पैरासाइट अलग होता है। अब बैक्टीरिया का जहाँ पे इन्फेक्शन है वहीं पे एंटीबायोटिक काम करेगा, जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन है वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो एंटीबायोटिक का हमको वहीं पे इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इसका डायग्नोसिस नहीं कर पाता है लोग, गांव देहात या छोटे छोटे जगहों पे, या दवा के दुकान वाले से भी डायरेक्ट किसी भी चीज़ को, कुछ हुआ है, दर्द हो गया है, मूड़ी दर्द कर रहा है, कुछ में एंटीबायोटिक चला दे रहा है सब। यहाँ पे दर्द है एंटीबायोटिक, माथा में दर्द है एंटीबायोटिक, स्ट्रेस से दर्द है एंटीबायोटिक, बीपी बढ़ गया है एंटीबायोटिक। ये क्या मजाक है भाई। एंटीबायोटिक मतलब कि जहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ है, जहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है, चाहे जहां पे सेकेंडरी होने का ग्रोथ है, वहीं पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो टाइफाइड में करना है, तो टाइफाइड वाले पेशेंट को हाई कैलोरिक डाइट, मतलब कि खाना में उसको पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, खूब फल मूल दूध, खूब दबा के खाना मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद उसको पानी का मात्रा ज़्यादा पीना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको इस बात का ध्यान देना है कि उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का बोले तो सोडियम और पोटेशियम की मात्रा बराबर होनी चाहिए शरीर में, उसका कमी नहीं होना चाहिए। लूज मोशन में लोग क्या पता है इलेक्ट्रोल पाउडर ORS पिलाता है, तो इसमें भी आपको बुखार होगा तो जब बुखार के बाद स्वेटिंग होगा, ज़्यादा पसीना होगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा, तो उस पानी को पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको क्या है, इलेक्ट्रोल पाउडर ORS, नारंगी खिलाइए, नारंगी का जूस में पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है, नारंगी खिलाइए, नमक चीनी का पानी पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए, खाना हॉर्लिक्स खिलाइए, बार्ली खिलाइए, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स खिलाइए,
यह सब चीज़ का सेवन करना है और उसके बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक खिलाना है। सबसे मोस्ट कॉमन इसका सबसे पहले जो था डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस, मेडिकल में एक वर्ड होता है डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस था टाइफाइड फीवर का। जब टाइफाइड का प्रकोप बहुत ज़्यादा आया था, जब इससे बहुत ज़्यादा खतरा लोग को हो रहा था, तो उस समय सबसे कॉमन दवाई आया था क्लोरोफेनिकल पैराक्सिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या था इसका कि कोई दवा नहीं काम करेगा तो पैराक्सिन दीजिएगा, बुखार उतर जाएगा। माने पैराक्सिन 100% काम करता ही था। उसका पैराक्सिन का जो मॉलिक्यूल था उसको क्लोरोफेनिकल बोलते थे, क्लोरोफेनिकल ग्रुप था। लेकिन बाद में वह दवा को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि क्लोरोफेनिकल कॉज ए प्लास्टिक एनीमिया। 100 गो में 1000 गो में पेशेंट में देखा कि कुछ पेशेंट को क्लोरोफेनिकल का ज़्यादा और लंबे समय से यूज करने से क्या हो रहा है कि उसको ब्लड कैंसर डेवलप कर रहा है। तो इस बात पे रिसर्च हुआ। तो अभी आप देखिएगा किसी बढ़िया या अधिकतर डॉक्टर लोग के पुर्जा पे एवरेज मतलब क्लोरोफेनिकल दवा नहीं निकाला था। लेकिन जब इसका प्रकोप था उसमें केवल पैराक्सिन या क्लोरोफेनिकल यूज होता था। तब मार्केट से गायब नहीं हुआ, इसलिए बंद कर दिया सरकार की। इस पर रिसर्च हुआ कि एक तरफ तो हम टाइफाइड का इलाज करा रहे थे, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि ब्लड कैंसर हमको हो रहा था। तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत रेयर कंडीशन में लोग करता है। और बाकी जो अभी इसका एंटीबायोटिक का ग्रुप है, कोई भी दवा का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे सेफ्ट्रैक्सोन है, ऑफ्लॉक्सासिलिन है, सिफेक्जिम है, लिवोफ्लॉक्सासिलिन है, एम्पिसिलिन है, कोई भी एंटीबायोटिक। लेकिन सबसे आजकल पॉपुलर और सबसे सेफ है सिफेक्जिम। ऑफ्लॉक्सासिलिन सिफेक्जिम मिक्स करके चला सकते हैं, जिससे महासेफ्लस आता है। या फिर आपको इंजेक्शन में जाइएगा तो सेफ्ट्रैक्सोन चलाइए। सेफ्ट्रैक्सोन ओडिसेफ मोनोसेफ ग्रुप का होता है, तो क्यूनिलॉन्स ग्रुप का होता है, या सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप होता है। यह सब ग्रुप का एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करके चला सकते हैं। पेशेंट को गैस नहीं हो, क्योंकि इसमें पेशेंट को गैस का ही प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो हम लोग एंटी एसिड चला सकते हैं। और फिर इसमें फीवर उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल या फिर कॉमिफ्लान मिक्स करके कोई भी एक चला सकते हैं। पेशेंट विटामिन का दवा साथ में चला सकते हैं, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल चला सकते हैं, भूख लगने के लिए जाइन चला सकते हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स चला सकते हैं। इस तरह करके हम उसका इलाज कर सकते हैं। बचाव के लिए टैब वैक्सीन ले सकते हैं। तो यह पूरा प्रक्रिया हो गया। पूरे टाइफाइड के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिल गई। आजकल टाइफाइड जो है सब लोग को निकल जाता है एक दिन के फीवर में। तो यही कहना चाहेंगे कि पहले बढ़िया सिम्टम करके बढ़िया डायग्नोस करके अनवांटेड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक दिन फीवर हुआ तो 14 को सुई लिख दो, 20 को सुई लिख दो। तो जितना भी इंजेक्शन है उसका हमारे लीवर किडनी पे भी तो इफेक्ट है, वह केमिकल सब्सटेंस है। तो जैसा ज़रूरत हो वैसा इस्तेमाल करना है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोग टाइफाइड के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त किए।